नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, अंतरिक्ष की खामोशी में एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा है। एक ऐसा तूफान जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर के बीजिंग तक के सत्ता के गलियारों में साफ सुनाई दे रही है। दशकों पहले जिस देश को तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया गया था, जिस देश के स्पेस प्रोग्राम का वेस्टर्न कंट्रीज के अखबार कार्टून बना करके मजाक उड़ाया करते थे, आज वही देश अंतरिक्ष के सबसे जटिल और खतरनाक खेल के अंदर खुद के नियम लिख रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अचानक से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की रातों की नींद क्यों उड़ गई है? आखिर क्यों महाशक्तियों को भारत के अगले स्पेस रोडमैप से एक अनजाना सा डर सताने लग गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि आने वाले 10 सालों के अंदर आसमान के उस अनंत सन्नाटे में ऐसा क्या होने जा रहा है जो धरती का पूरा पावर बैलेंस और ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। दोस्तों, आज हम किसी आम स्पेस मिशन की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया के सामने ताकतवर देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत ने यह खेल खेला कैसे है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने अब ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी के अंदर एक बड़ा भूकंप ला दिया है। दोस्तों, इसरो ने अपनी सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का 175 टन के थ्रस्ट लेवल के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोस्तों, ये कोई आम टेस्ट नहीं है। दोस्तों, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी हिल्स के ऊपर मौजूद इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स के अंदर जब इस इंजन ने आग उगली तो इसकी गूंज सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया की उन तमाम स्पेस एजेंसियों के हेडक्वार्टर्स के अंदर भी सुनी गई जो कभी भारत को इस तकनीक से दूर रखना चाहती थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 90s का दशक जब भारत को अपने भारी रॉकेट लॉन्च करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। रसिया ये टेक्नोलॉजी देने को रेडी भी था, लेकिन तब अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि MTCR का हवाला देते हुए रसिया पर भारी प्रेशर बिल्डअप किया और डील कैंसिल करवा दी। दोस्तों, तब अमेरिका का मानना था कि अगर भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी आ गई तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM बना लेगा और ग्लोबल पावर बैलेंस बदल जाएगा। दोस्तों, उस वक्त भारत को अकेला छोड़ दिया गया था, लेकिन आज इसरो के अध्यक्ष वी नारायण डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी पर दुनिया ने ताला लगाया था, भारत ने न सिर्फ उसकी चाबी खुद बनाई बल्कि 3 अलग अलग क्रायोजेनिक प्रपल्सन सिस्टम्स विकसित करके दुनिया के सामने अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवा लिया है। दोस्तों, ये भारत की अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल्स के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो भविष्य के अंदर कई टन वजनी सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस को अंतरिक्ष के अंदर स्टैब्लिश कर देगा। दोस्तों, इसके 90% थ्रस्ट लोड की टेस्टिंग सफलता का सीधा मतलब यह है कि भारत अब किसी भी देश की तकनीक का मोहताज नहीं है। उसने उस ताले की चाबी खुद अपने दम पर गढ़ ली है जो कल तक भारत पर पाबंदियां लगवा रहे थे। वही देश दोस्तों आज भारत के साथ में स्पेस डील करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्योंकि दोस्तों क्रायोजेनिक इंजन की यह सफलता केवल एक रॉकेट इंजन तक सीमित नहीं है, यह उस महा मिशन का सबसे अहम पार्ट है जिसे हम गगनयान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की 400 किलोमीटर ऊपर की निचली कक्षा के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसरो के चीफ वी नारायणन ने साफ कर दिया है कि गगनयान मिशन के लिए 90% थ्रस्ट लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इंसानों को स्पेस में भेजना किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने से 1000 गुना ज्यादा रिस्की होता है, लिहाजा रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाना पड़ता है, यानी उसकी विश्वसनीयता 100% होनी चाहिए। दोस्तों, इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगर उड़ान के दौरान कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो यह सिस्टम पलक झपकते ही अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल को रॉकेट से सेपरेट करके सुरक्षित पैराशूट के जरिए समंदर के अंदर गिरा देगा। दोस्तों, इसरो चीफ ने साफ कर दिया है कि गगनयान का लॉन्च व्हीकल अब पूरी तरह से ह्यूमन रेटेड हो चुका है और सारे सेफ्टी सिस्टम्स का विकास आखिरी स्टेज में है।
दोस्तों वास्तविक इंसानों को अंतरिक्ष के उस खतरनाक वैक्यूम में भेजने से पहले इसरो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता है। लिहाजा तय किया गया है कि पहले 3 मानव रहित यानी कि बिना क्रू वाले मिशन स्पेस के अंदर भेजे जाएंगे। इनमें पहले मानव रहित मिशन की तैयारियां बहुत तेजी के साथ में चल रही हैं और जल्द ही इसकी लॉन्च डेट का ऐलान भी होने वाला है। दोस्तों इस मानव रहित मिशन के अंदर व्योम मित्र नाम का एक बेहद उन्नत ह्यूमैनॉइड रोबोट स्पेस के अंदर भेजा जाएगा। ये रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करेगा, सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि जब असली भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर जाएं तो उनके लिए वहां का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित हो। जिस तरह से गगनयान की तैयारियां दोस्तों चल रही हैं वो दुनिया को एक कड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल दे रहा है कि भारत अब एलिट क्लब का सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक लीडर बनने जा रहा है। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, गगनयान तो सिर्फ एक शुरुआत है, असली बवंडर तो चांद पर आने वाला है। चंद्रयान 3 ने जब चांद के साउथ पोल के पास में, जिसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, वहां सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी तो पूरी दुनिया ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली थी। जिस जगह के ऊपर आज तक कोई देश नहीं पहुंच सका वहां भारत का तिरंगा शान से लहराता रहा। लेकिन दोस्तों इसरो इतने पर नहीं रुका है, अब तैयारी है चंद्रयान 4 की और यह मिशन इतना ज्यादा जटिल है कि इसे सुनकर के अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। दोस्तों चंद्रयान 4 कोई सामान्य ऑर्बिटर या फिर लैंडर मिशन ही नहीं है, यह एक सैंपल रिटर्न मिशन है। इसका मतलब है कि भारत का यान चांद पर जाएगा, वहां सुरक्षित उतरेगा और अपने रोबोटिक हाथों और आधुनिक डिजिटल ड्रिलिंग मशीनों के जरिए चांद की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठे करेगा और फिर सबसे मुश्किल काम चांद की सतह से वापस उड़ान भरेगा। लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती। चांद की सतह से उड़ने के बाद यह यान चांद की ही कक्षा के अंदर पहले से घूम रहे एक दूसरे मॉड्यूल के साथ में स्पेस के अंदर ही जुड़ जाएगा। इस बेहद खतरनाक और सटीक प्रोसेस को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। इसके बाद में वो सैंपल को पृथ्वी की तरफ भेजेगा जो एक री एंट्री मॉड्यूल के जरिए पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए सुरक्षित जमीन के ऊपर उतरेंगे। दोस्तों दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज और स्पेस एक्सपर्ट्स की नजरें चंद्रयान 4 के ऊपर इसलिए टिक चुकी हैं क्योंकि इसका मिशन आर्किटेक्चर अपने आप में एक अजूबा है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इतना भारी मिशन होगा कि इसे किसी एक रॉकेट से लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसके लिए भारत को अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 और भरोसेमंद PSLV दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों इस मिशन के अंदर 5 अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, प्रपल्सन मॉड्यूल्स, लैंडर मॉड्यूल्स, असेंडर मॉड्यूल्स, ट्रांसफर मॉड्यूल्स और री एंट्री मॉड्यूल्स। दोस्तों स्पेस के अंदर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए 2 बिना इंसान वाले स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ना स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की चरम सीमा होती है। अगर भारत ने इसे सफलतापूर्वक और वो भी कम लागत के अंदर करके दिखा दिया तो ये भविष्य के मंगल ग्रह के सैंपल रिटर्न मिशन और चांद पर मानव बस्तियां बसाने की डायरेक्शन के अंदर एक गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों अमेरिका और चाइना जैसे देश जो अरबों डॉलर खर्च करके इस तकनीक के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा कि भारत ने अपने सीमित बजट के अंदर ये महारत अचीव कर ली है। जो बात सामने से दिख रही है असली खेल उससे कहीं बड़ा है। दोस्तों चंद्रयान 4 के बाद में अगली बारी आएगी चंद्रयान 5 की, जिसे लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से जाना जाता है। यह मिशन भारत और जापान का एक ज्वाइंट वेंचर है और यह मिशन सीधे तौर पर चांद पर जीवन की संभावनाओं और जियोपॉलिटिकल पावर बैलेंस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों चंद्रयान 5 को इतना दमदार इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये चांद के उस रहस्यमय हिस्से के अंदर जाएगा जिसे परमानेंट शेडो रीजन कहा जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव के वो गहरे गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सूरज की एक सिंगल किरण भी नहीं पहुंच पाई है और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। दोस्तों चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर केवल 26 किलोग्राम का था, लेकिन चंद्रयान 5 के अंदर जो रोवर जाने वाला है उसका वजन लगभग 350 किलोग्राम होगा। यह रोवर किसी बड़ी SUV जितना ताकतवर होगा और इसके अंदर 1.5 मीटर लंबी ड्रिलिंग मशीन लगी होगी।
इसका मुख्य काम होगा चांद की सतह के नीचे जमी हुई बर्फ यानी कि वाटर आइस को खोजना और उसे माइन करना। लेकिन दोस्तों, चांद पर पानी खोजने के पीछे असली मकसद क्या है, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों, चांद के ऊपर मिला हुआ पानी सिर्फ पीने के काम नहीं आएगा। पानी यानी कि H2O को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, जो कि रॉकेट का सबसे बेहतरीन फ्यूल है। अगर हम चांद के ऊपर ही रॉकेट का ईंधन बनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो फ्यूचर के अंदर चांद एक स्पेस गैस स्टेशन बन जाएगा। वहां से मंगल ग्रह या फिर ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक जाने के लिए रॉकेट लॉन्च किए जा सकेंगे, जिससे पृथ्वी से भारी ईंधन ले जाने का खर्च और ग्रेविटी की चुनौती खत्म हो जाएगी। जो देश चांद के पानी पर सबसे पहले अपनी तकनीकी बढ़त को मजबूत कर लेगा, फ्यूचर की स्पेस इकोनॉमी और सुरक्षा तंत्र पर उसी का कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, अब भारत के चंद्रयान 5 के लिए जापान अपनी बेहतरीन रोवर टेक्नोलॉजी और भारी रॉकेट यानी कि H3 दे रहा है, जबकि भारत अपना सिद्ध किया हुआ लैंडर सिस्टम प्रदान कर रहा है। ये जुगलबंदी एशिया के अंदर चाइना के स्पेस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलायंस माना जा रहा है। अब दोस्तों, जरा तस्वीर को और ज्यादा बड़ा करके देखिए, जूम करके देखिए। इसरो की योजना सिर्फ चांद पर जाकर के वापस आने की नहीं है। इसरो ने साल 2035 तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस में स्टेब्लिश करने का बड़ा टारगेट रखा है। दोस्तों, वर्तमान में धरती के ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS काम कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी एज पूरी कर रहा है और 2030 तक इसके रिटायर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में स्पेस में जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसे भरने के लिए दुनिया के देश रेस के अंदर लगे हुए हैं। चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहले ही बना लिया है। ऐसे में भारत का यह कदम उसकी सामरिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च करने की तैयारी है। ये स्टेशन एक मिनी लैब की तरह काम करेगा, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री हफ्तों या फिर महीनों तक रुक करके माइक्रो ग्रेविटी के अंदर रिसर्च कर सकेंगे। दोस्तों, ये रिसर्च नई दवाइयां बनाने, नए मटेरियल विकसित करने और डीप स्पेस मिशन की तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। दोस्तों, भारत सिर्फ स्पेस में जा ही नहीं रहा है, बल्कि वहां जाने का रास्ता भी बदल रहा है। अभी तक भारत भारी पेलोड को लॉन्च करने के लिए काफी हद तक विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसरो NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, जिसे दोस्तों अनौपचारिक तौर पर सूर्या नाम दिया गया है। यह रॉकेट 10 टन से ज्यादा का वजन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर ले जाने के अंदर कैपेबल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। पुष्पक विमान के परीक्षण इसके गवाह हैं। जब रॉकेट अपना काम करके हवाई जहाज की तरह वापस धरती पर लैंड करेगा तो लॉन्चिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ये सीधा चैलेंज है एलॉन मस्क के स्पेस एक्स और यूरोप की एरियन स्पेस को। दोस्तों, जब भारत कम कीमत के अंदर दुनिया भर के सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसरो सिर्फ चांद और इंसानी मिशन तक सीमित नहीं है। भारत का विजन पूरे सौर मंडल को अपनी तकनीकी पकड़ में लेने का है। दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर इसरो शुक्रयान 1 लॉन्च करने जा रहा है, जो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की परिक्रमा करेगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यधिक गर्म और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है। वहां का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शुक्रयान के अंदर लगा हुआ हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपर्चर रडार शुक्र के इन जहरीले बादलों को चीर करके वहां की सतह का 3D मैप रेडी करेगा। इसके बाद में दोस्तों मंगलयान 2 की बारी आती है। दोस्तों, भारत के पहले मंगलयान ने दुनिया को भारत की किफायती इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया था, लेकिन मंगलयान 2 सिर्फ एक ऑर्बिटर नहीं होगा। इस बार भारत मंगल की लाल मिट्टी के ऊपर अपना लैंडर और शायद नासा के इंजेनिटी की तरह ही एक हेलीकॉप्टर भी उतारने की तैयारी करेगा।
इसके साथ ही दोस्तों ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स का स्टडी करने के लिए भी एक्सपोसैट जैसे मिशन और पृथ्वी के वायुमंडल की निगरानी करने के लिए दिशा जैसे जुड़वां सैटेलाइट मिशन भारत की स्पेस कैपेबिलिटी को एक नई ही डायरेक्शन पर लेके जाने वाले हैं। ये पूरा स्पेस इकोसिस्टम सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट का खेल नहीं है, ये सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसरो चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसरो की भूमिका का भी जिक्र किया है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत के सैटेलाइट्स सैन्य और खुफिया मिशंस के अंदर कितनी ज्यादा सटीक और निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। आज के समय में किसी भी देश की सुरक्षा उसके सैटेलाइट्स की ताकत के ऊपर डिपेंड करती है। दुश्मन देशों की सीमाओं की निगरानी, मिसाइल लॉन्च की अर्ली वार्निंग, जहाजों के मूवमेंट्स और कम्युनिकेशन का पूरा नेटवर्क स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर टिका हुआ है। दोस्तों भारत का ये बढ़ता स्पेस डोमिनेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर भारत को एक अचूक रणनीतिक बढ़त दे रहा है, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए केवल इसरो काफी नहीं है। यहां पर एंट्री होती है भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की, जो इस समय देश के अंदर न्यू स्पेस क्रांति का बवंडर ला रहा है। दोस्तों साल 2020 में जब भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक फैसला किया, तो उसने इन स्पेस जैसी सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी बनाई। आज भारत में 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स पूरी स्पीड के साथ में दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्काईरूट एरोस्पेस को ही ले लीजिए। इस कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। अब ये विक्रम सीरीज के ही बहुत सारे रॉकेट्स बना रही है, जो दुनिया भर की छोटी कंपनियों के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को बहुत ही कम खर्चे पर और ऑन डिमांड मोड पर स्पेस के अंदर स्टेब्लिश कर देगी। दोस्तों ये बड़ी बात इसके मामले में ये है कि ये 3D प्रिंटेड इंजन्स का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ है अग्निकुल कॉस्मोस। दोस्तों इसने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इन्होंने दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन यानी कि अग्निलेट रेडी किया है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा इंजन एक ही बार के अंदर 3D प्रिंटर से बाहर निकलता है। इसमें कोई जोड़ या फिर वेल्डिंग नहीं होती। इससे इंजन के फेल्योर के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं और इसे बनाने का समय महीनों से घटकर के कुछ ही दिनों का रह जाता है। दोस्तों इन्होंने श्री हरिकोटा के अंदर अपना खुद का प्राइवेट लॉन्च पैड और एक मिशन कंट्रोल सेंटर तक बना लिया है। और अगर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिक्सल जैसी भारतीय कंपनी हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ इमेजिंग के अंदर दुनिया भर के अंदर तहलका मचा रही हैं। इनके बनाए गए सैटेलाइट्स पृथ्वी की ऐसी तस्वीरें ले सकते हैं जो इंसानी आंखें या फिर साधारण कैमरे कभी भी नहीं देख सकते हैं। ये सैटेलाइट्स खेतों के अंदर फसलों की बीमारी, जमीन के नीचे के खनिज, गैस पाइपलाइन की लीकेज और पर्यावरण प्रदूषण का वो सटीक डेटा दे रहे हैं जिसकी मांग दुनिया भर के देशों में है। यहां तक कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से जुड़े संगठनों ने भी पिक्सल के साथ में काम करने के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ ही दोस्तों ध्रुवा स्पेस जैसी कंपनियां सैटेलाइट डिप्लॉयर्स और स्पेस एज ए सर्विस मॉडल के ऊपर काम करके वैश्विक सप्लाई चेन के अंदर अपनी धाक जमा रही हैं। इस प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है दोस्तों कि इसरो का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब छोटे संचार या फिर मौसम सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कमर्शियल काम ये प्राइवेट कंपनियां आसानी से कर सकती हैं, जिससे इसरो अपना पूरा ध्यान, पूरा पैसा और पूरा संसाधन डीप स्पेस रिसर्च, चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसे अति महत्वाकांक्षी मिशनों के ऊपर लगा सकता है। दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखें तो अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी लगभग $400 बिलियन की है, जिसके अंदर भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% के आसपास ही है। लेकिन दोस्तों इस प्राइवेट बवंडर के दम पर और स्पेस सेक्टर के अंदर 100% विदेशी निवेश की अनुमति मिलने के बाद में भारत का टारगेट अगले दशक तक इस बाजार के 10% से ज्यादा हिस्से तक कब्जा करने का है। दुनिया भर के बड़े निवेशक अब भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जम करके पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ टैलेंट, इनोवेशन और कम लागत का जो कॉम्बिनेशन है वो दुनिया के अंदर और कहीं नहीं मिल सकता है। अगर हम भारत के इस पूरे स्पेस रोड मैप का गहराई से विश्लेषण करेंगे तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दशकों पहले भारत को एक कमजोर देश समझ करके तकनीक देने से रोका गया था।
वेस्टर्न ताकतों को लगा था कि टेक्नोलॉजी ब्लॉक करके वो भारत के सपनों को हमेशा के लिए जमीन पर बांध देंगे, लेकिन उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों की जिद और जज्बे को कमतर आंकने की भूल कर दी। आज इसरो ने सिर्फ वो तकनीक अचीव नहीं की है, बल्कि उसे इतना आधुनिक और सुरक्षित बना दिया है कि आज वही देश भारत की तरफ तकनीकी साझेदारी के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। चंद्रयान 4 का सैंपल रिटर्न मिशन, चंद्रयान 5 की मून माइनिंग, गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स शुक्र और मंगल के एडवांस मिशन और 2035 का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये उस नए ग्लोबल ऑर्डर की नींव है जहां भारत किसी के पीछे चलने वाला फॉलोअर नहीं बल्कि नियम तय करने वाला रूल मेकर बन रहा है। दोस्तों, स्पेस का ये नया शीत युद्ध अब हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी और रिलायबिलिटी के दम पर लड़ा जा रहा है। जिस सटीकता के साथ में भारत के साइंटिस्ट 100 में से 100% टारगेट को अचीव करके चल रहे हैं, वो दुनिया को स्पेस संदेश है कि 21वीं सदी के स्पेस का बॉस कौन होने वाला है। अब दोस्तों, ये समझना बेहद जरूरी है कि भारत की यह सफलता केवल एक संस्थान की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के अडिग विश्वास की जीत है, जो कभी भी हार नहीं मानते। दोस्तों, अब इस मामले में आपका क्या सोचना है? भारत का कौन सा मिशन आपको अच्छा लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक जय हिंद तो बनता है। नमस्कार दोस्तों।